स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल को देश में अपना कामकाज छोड़कर जाना पड़ रहा है। बल्कि इसको यूं कहा जाना चाहिए कि उसे बाध्य कर दिया गया है कि वो इंडिया में अपना काम बंद कर दे और सारा कुछ समेटकर बाहर चला जाए, वापस चली जाए। इसको और भी ज़्यादा अगर सटीक ढंग से कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत सरकार ने खदेड़ दिया है। उसे इतनी तरह से परेशान किया गया है कि वो हिंदुस्तान में अपना कामकाज समेट कर चली गई है। तो आखिरकार भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसा क्या कर रही थी जिससे भारत सरकार परेशान थी और उसे कामकाज बंद करने के लिए बाध्य कर रही थी? किस किस तरह से उसने उसे परेशान किया? ये तमाम चीज़ें हैं जो आज हम अपने इस डेली शो में डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया से अगर पार पाना है, गोदी मीडिया के चंगुल से निकलना है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता को खड़ा करना पड़ेगा, उसकी ताकत बनना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। आप उनमें से कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि गोदी मीडिया के बरक्स स्वतंत्र पत्रकारिता को खड़ा करने में आप ये योगदान ज़रूर देंगे। तो आइए अब वापस विषय पर लौटते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो विभिन्न देशों में मानवाधिकारों के जांच करती रहती है, पड़ताल करती रहती है, उसके बारे में अपनी टिप्पणियां, अपनी रिपोर्ट जारी करती है और बताती रहती है कि किस देश में मानवाधिकारों की स्थिति क्या है। तो इस एमनेस्टी इंटरनेशनल को अब भारत में अपना कामकाज बंद करके जाना पड़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसे तरह तरह से परेशान कर रही है, उसका उत्पीड़न कर रही है। हाल में 10 सितंबर को उसके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं ताकि वो कोई काम न कर सके, अपने जो कर्मचारी हैं उनको वेतन न दे सके, और इसीलिए ये उसको कड़ा कदम लेना पड़ा है। लेकिन ये 10 सितंबर 2020 की बात नहीं है, ये पिछले जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और तमाम तरह के मानवाधिकार संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ी हुई है, हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है, और धीरे धीरे करके उन्हें हर तरह से उनका उत्पीड़न करके, उनको धमका कर, उनको जेल में ठूंस कर उन्हें उनकी कार्रवाई को, उनकी गतिविधियों पर रोक लगा रही है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल पर पहली कार्रवाई 2016 में ही इस सरकार ने कर दी थी, और 2016 के अगस्त में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था कि उसके एक कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाए थे। अब इसका कोई आधार नहीं बनता। आप कोई कार्यक्रम करें, कोई वहाँ पर भारत विरोधी नारे न लगाने लगे तो आप उस संस्था को या उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और यही हुआ भी कि जब ये मामला अदालत में गया तो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। तो ये सिलसिला तब शुरू हो चुका था। उसके बाद 2018 को अक्टूबर में एमनेस्टी के जो बेंगलुरु स्थित दफ्तर है वहाँ पर ईडी ने छापा मारा था और उसके तमाम खाते फ्रीज कर दिए थे। एमनेस्टी ने अदालत में गई थी और उसके बाद अदालत ने उसके खाते को फिर अनफ्रीज किया था, उसके खाते फिर खुल गए थे। तो ये दूसरा कार्रवाई थी जो केंद्र सरकार के ज़रिए की गई थी। 2019 में फिर उसके दर्जनों दफ्तरों पर, और जो चंदा देने वाले हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की मदद करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स विभाग के उनके खिलाफ नोटिस गए, और जो सीबीआई है उसने उसके विभिन्न दफ्तरों में छापे मारे। तो 2019 में इस संस्था का गला घोटने के लिए भारत में हर तरह से भारत सरकार, मोदी सरकार ने कमर कस ली थी, और इसी का नतीजा है कि 2020 में सितंबर में अब ये उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं
तो अब जब खाते फ्रीज कर देंगे तो कोई भी संस्था अपना कामकाज नहीं कर सकती है। लिहाजा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत छोड़ने का फैसला किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया के 70 देशों में काम करती है और केवल भारत दूसरा देश है रूस के बाद जहां उसने अपना कामकाज बंद किया है। यानी 68 देशों में उसको इस तरह की रुकावटों का, इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, इस तरह से उत्पीड़न नहीं किया गया है, उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई है किसी भी सरकार के द्वारा। तो ये भारत अब रूस के बाद दूसरा देश हो गया है जिसने एमनेस्टी के खिलाफ इस तरह से हरकतें की हैं, और जाहिर है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होगी और भारत सरकार का नाम खराब होगा, भारत का नाम खराब होगा। अब देखिए कि ये जो हुआ है उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं आकार पटेल, उन्होंने इस कार्रवाई पर क्या टिप्पणी की है। उन्होंने टिप्पणी की है कि एमनेस्टी को दोषी नहीं ठहराया गया है, इसे अदालत में ट्रायल पर भी नहीं रखा गया है, बंद इसलिए किया जा रहा है कि वेतन का भुगतान करने में असमर्थता है, क्योंकि अपराध के बिना किसी निर्धारण के भी दूसरी बार खातों को फ्रीज किया गया है। मोदी शैली का कानून का शासन। तो ये साफ कर रहा है कि दूसरी बार एमनेस्टी के खातों को फ्रीज किया गया है और इसमें अदालती कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई अदालत ने आदेश नहीं दिया है, ये सरकार ने अपने दम पर किया है और दूसरी बार किया है। तो जाहिर है ये मोदी की शैली का शासन है जिसमें कानून इस तरह से काम करता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार क्यों परेशान है, क्यों एमनेस्टी को भगाने पर आमादा है। जो तात्कालिक कारण एमनेस्टी ने भी दिए हैं और लोगों को भी समझ में आ रहे हैं वो दो हैं। एक तो दिल्ली दंगों पर अभी जो उसकी रिपोर्ट आई थी, उसने जो लंबी जांच पड़ताल के बाद एक ठोस रिपोर्ट जारी की थी और उस ठोस रिपोर्ट में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और दिल्ली पुलिस की जांच को, दिल्ली पुलिस के रवैये को पूरी तरह से नाजायज़ ठहराया था। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली पुलिस पर दंगे न रोकने, उनमें शामिल होने, फ़ोन पर मदद मांगने पर मना करने, पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचने से रोकने, खास तौर पर मुसलमान समुदाय के साथ मारपीट करने जैसे संगीन आरोप या निष्कर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में आए थी। तो साफ है कि, और ये रिपोर्ट दंगा के पहले से शुरू होती है जब दिल्ली पुलिस किस तरह से जामिया, जेएनयू वगैरह में काम कर रही थी, इसके बाद दंगों के दौरान पुलिस की क्या भूमिका थी और दंगों के बाद जो जांच की जा रही है वो किस तरह से चल रही, किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को जिन्होंने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया है उनको फंसाने। तो पूरी रिपोर्ट जो है वो पूरा काला चिट्ठा जो है दिल्ली पुलिस का, और जाहिर है कि चूंकि वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है केंद्रीय, इसलिए गृह मंत्रालय और गृह मंत्री की जो नीयत है और जो काम करने का ढंग है और जिस ढंग से वो काम करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस से, वो सारा खुलकर सामने आ गया। तो इससे बहुत बुरी तरह तिल मिलाई हुई थी सरकार, क्योंकि एमनेस्टी की रिपोर्ट पूरी दुनिया भर में जाती है। इसके पहले एक और काम हुआ था एमनेस्टी की तरफ से, जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और उसके बाद कश्मीर में जिस तरह से केंद्र सरकार ने कार्रवाई की, जिस तरह से दमनकारी रवैया अपनाया, खुली जेल में कश्मीर को तब्दील कर दिया, वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं थी और जो मौलिक अधिकार थे नागरिकों के वो तक छीन लिए, और ये लगातार अभी तक जारी है। अभी तक बहुत सारे नेता जेल में हैं। तो इन सब के बारे में एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट एमनेस्टी ने अमेरिका के विदेशी मामलों के विभाग में भी प्रस्तुत की थी और उसमें स्पष्ट कहा था कि कश्मीर में भारत सरकार दमन कर रही है, उनके नेताओं को जेल में बंद कर रखा है, उनकी आवाज़ सामने नहीं आने दे रही है, उनके ऊपर जुल्म और सितम ढा रही है। तो ये दोनों रिपोर्ट ऐसी थी जो भारत सरकार को निश्चित रूप से नापसंद आनी थी, पसंद नहीं आनी थी, और उसने उसी समय जाहिर है कि और चिढ़ गई थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ मोदी और शाह की अदावत है, ये ताज़ा नहीं है बल्कि और पुरानी है, और इसको आप गुजरात दंगों तक ले जा सकते हैं कि गुजरात दंगों की जिस तरह से रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की थी, उससे उसी समय से नरेंद्र मोदी यानी गुजरात के मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी और अमित शाह उससे चिढ़े हुए थे
और वो उनके राडार पर थी और उनको निशाना बनाने के लिए तत्पर थी। तो इस तरह से काम हो रहा था। और मैं आपको जो 2012 में एमनेस्टी ने रिपोर्ट जारी की थी उसके कुछ अंश पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी साफ गोई से, कितनी तीखी सच्चाई को, कड़वी सच्चाई को उसने रखा था। और उससे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और शाह चिढ़ गए होंगे। तो ये रिपोर्ट के अंश मैं आपको बता रहा हूँ। द मेजॉरिटी ऑफ परपिट्रेटर्स ऑफ द गुजरात वायलेंस walk free, assuming that they will not be punished by the state institutions which have simply failed to ensure justice for the victims। मतलब गुजरात दंगों को अंजाम देने वाले लोग फ्री होकर घूम रहे हैं कि उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं इस तरह से काम कर रहे हैं जिसमें विक्टिम्स को, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय न मिले। द फैक्ट that more than 2000 people can be murdered and the lives of thousands of others shattered in Gujarat with only a small number of perpetrators brought to justice is offensive to any notion of justice। उसमें आगे कहा गया है कि सच्चाई ये है कि 2000 लोग मारे गए और उससे कई हजार लोग जो हैं उनकी जिंदगियां प्रभावित हुई, लेकिन उसके बावजूद कुछ छोटे से कुछ समुदाय, कुछ लोगों को जस्टिस के तहत सज़ा दिलवाई जा चुकी। और ये अपने आप में जो न्याय की अवधारणा है उसका अपमान करती है, वो उसको गलत ठहराती है। तो ये एक बहुत ही ऐसी टिप्पणी थी जो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी साहब को बहुत चुभी होगी। और एक और टिप्पणी मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें और भी तीखे ढंग से एमनेस्टी ने मोदी, खासतौर से मोदी पर ये टिप्पणी है, इसको भी आप सुनिए। The special team, which was the only one to have probed allegations that Gujarat Chief Minister Narendra Modi, belonging to the Bharatiya Janata Party, played a key role in facilitating the riots, referred to his speech as sweeping and offensive, but cited lack of evidence to proceed against them। तो जो एक जांच की टीम थी उसने कहा था कि ये जो दंगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि उनको जो आयोजित किया गया है, उनमें जो मदद की गई है, वो नरेंद्र मोदी सरकार, मुख्यमंत्री, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण, प्लेड अ की रोल, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिल पाए हैं, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये दो टिप्पणियां, और भी टिप्पणियां हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। और जाहिर है कि एमनेस्टी की इस रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को हिला दिया होगा, नरेंद्र मोदी हिल गए होंगे, उनकी पूरी कैबिनेट हिल गई होगी। तो इसके बाद से जाहिर है कि इस संस्था के खिलाफ इन दोनों के मन में एक जहर भरा था और उसको टारगेट कर रहे थे। मैं केवल एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल तो टारगेट पर थी ही, लेकिन आप देखिए जितने भी स्वयंसेवी संगठनों ने गुजरात दंगों की पोल खोली, गुजरात दंगों में किस तरह से जो पीड़ित हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला है, और जो हज़ारों लोग वहाँ कैंप में रह रहे थे उनको किस तरह से ट्रीट किया गया है, उनको जो टिप्पणियाँ की गई हैं, आप सब जानते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने कितनी भयानक और कहना चाहिए कि हिंसक टिप्पणियाँ की है। तो वो सब हैं जो बताती हैं कि जो भी संस्थान या इंडिविजुअल, जो भी स्वयंसेवी संगठन या इस तरह के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने गुजरात दंगों की पोल खोली है, उसमें वहाँ के प्रशासन, पुलिस और सरकार की मिलीभगत या सरकार की का संरक्षण मिला है जो दंगाइयों को, उस सब की पोल खोली, वो टारगेट पर थे। और जैसे ही केंद्र में सरकार आई नरेंद्र मोदी की, उन्होंने अपने जो भी, जिनसे भी उन्होंने अदावत ठान रखी थी ने, उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। तीस्ता सीतलवाड़ का मामला आपको याद होगा, किस तरह से उनके पीछे पड़ गई थी सरकार, वो किसी तरह से बची हैं। लेकिन बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भीमा कोरेगांव मामले में लपेट कर जेल में ठूस दिया गया है। और भी तरह, अब दिल्ली दंगों में
कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दोषी बनाया जा रहा है, दंगों का साजिश करता बताया जा रहा है, उनसे जोड़ा जा रहा है, उनकी स्पीच को ये बताया जा रहा है कि उन्होंने दंगे भड़काने वाला काम किया है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरे मानवाधिकार कार्यकर्ता, मानवाधिकार संगठन, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, हिंदुस्तान के बाहर के हों, वो सारे निशाने पर इस सरकार के रहे हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमारे देश का है, वो डिफंक्ट है, वो कोई काम कर ही नहीं रहा है, आंख मूंद कर बैठा है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को मानवाधिकार शब्द से भी नफरत है। वो मानवाधिकार शब्द पर चिढ़ जाते हैं और मानवाधिकार के लिए जो लोग लड़ते हैं, जाहिर है उनको वो अपना दुश्मन समझते हैं, शत्रु समझते हैं, इसलिए उनको नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जाना ये बता रहा है कि जब एक इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है दुनिया भर में, उसे जब छोड़ना पड़ सकता है, तो हिंदुस्तान में अब जो छोटे मोटे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं, उनकी दुर्गति क्या हुई है और क्या होने जा रही है। आने वाले 2-3 सालों में उनके साथ क्या व्यवहार होगा, या तो वो खुद बंद हो जाएंगे, अपने काम धंधे बंद कर देंगे, या फिर उन्हें जेलों में ठूस दिया जाएगा, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे और वो परेशान होते रहेंगे। तो देश में मानवाधिकारों की आवाज़ उठाने वाले हर शय को कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की घटना बताती है। और ये बहुत ख़तरनाक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए मानवाधिकारों की मामले में अगर सजगता नहीं है, उस पर नज़र रखने वाले लोग या संस्थाएं नहीं हैं, या जो संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि एक जो सरकार जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, जो असहमति में विश्वास नहीं रखती है, जो असंतोष को ताकत के बल पर दबाने की कोशिश करती है, जो मतभेदों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और जो एक निरंकुश ढंग से शासन चलाना चाहती है, वहाँ पर मानवाधिकारों की बात करने वाले, मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले अगर लोग नहीं रहे, तो एक तरह से पूरा सपाट मैदान हो जाएगा और ये सरकार जैसा चाहेगी वैसा करती चली जाएगी। और कोई आश्चर्य नहीं कि कमोबेश ये हम पिछली सदी के जर्मनी में पहुंच जाएंगे। तो ये स्थितियां लगातार बन रही हैं, लगातार बिगड़ रही हैं कहना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जाना उस दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है, इसे ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज इस बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण मसले पर मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन भी मित्रों ने अभी तक satyhindi.com को और उसके YouTube चैनल को और उसके Facebook पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो ऐसा फ़ौरन करें। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।